हैं टॉपिक वाइज। तो वही अपन ने साइंस की मैराथन क्लास में लाए थे, जो आपके पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं या कुछ अलग से मैंने जोड़े हैं। तो वही क्वेश्चन आज भी आपके कितने हो जाएंगे, 100 और 90 जितने भी क्वेश्चन है उसकी आज आपकी सेकेंड टेस्ट सीरीज है ना। मैराथन क्लास में आपका आज सेकेंड क्लास है। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, ओनली साइंस की मैराथन क्लास है ना। तो मैं भी आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट करता हूं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक तत्व क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। पहला आ जाएगा आपका लोहा, दूसरा सीसा, तीसरा सोडियम, चौथा क्लोरीन। तो बताइएगा भाई कमेंट करके फटाफट कौन सा हो जाएगा। सभी को जय हिंद, जय हिंद दोस्तों सभी को। इसको ऊपर एक नीचे चलो। जय हिंद। तो बताना हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा आवश्यक तत्व, लोहा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी अंग है। यानी सीधी सिंपल बात है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है। दोस्तों आपको बताना है रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है। पहला हृदय, दूसरा वृक्क, तीसरा फेफड़े, चौथा यकृत। तो बताइएगा भाई फटाफट कमेंट करके क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा। बताइएगा भाई मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से रक्त का शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है हृदय, वृक्क, फेफड़े, यकृत। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, आपका वृक्क यानी किडनी में रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। किडनी में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। किडनी में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। दोस्तों आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है। तो बताइएगा भाई कितना आंसर आ जाएगा, कितना रक्त होता है बताइएगा, फटाफट बताइएगा कमेंट करके। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। पहला 5 से 7 लीटर, दूसरा 3 से 4 लीटर, तीसरा 8 से 10 लीटर और चौथा है आपका 10 से 12 लीटर। तो बताइएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 से 7 लीटर। तो मानव वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल कितना रक्त होता है, तो 5 से 7 लीटर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रक्त होता है, रक्त एक किस प्रकार का होता है, आपको बताना है रक्त किस प्रकार का होता है। पहला है एक तरल संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा भाइयों फटाफट क्या आंसर आ जाएगा इसका। रक्त होता है। रक्त किस प्रकार का होता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइएगा रक्त किस प्रकार का होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त कैसा ऊतक होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है। दोस्तों आपको बताना है मानव हृदय में जो मानव जीवित अवस्था में जो भी है, तो आपको क्या बताना है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना हो जाएगा। बताइए मानव हृदय में सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना हो जाएगा।
मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। पहला है 80 से 120, दूसरा 120 से 140, तीसरा 140 से 180 और चौथा है 180 से 200। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करिएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 140 से 180। कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 से 180। ये काई का होता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है। किसका होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल का दौरा, दिल का दौरा किस कारण से होता है, आपको बताना है दोस्तों कि दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है। दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है, ये आपको बताना है दोस्तों। दिल का दौरा किस कारण से होता है। पहला, हृदय पर जीवाणु का हमला, दूसरा हृदय गति का रुक जाना, तीसरा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, चौथा अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आ जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण आपका क्या होता है, दिल का दौरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सदैव शुद्ध रुधिर परिसंचरण करता है। दोस्तों आपको बताना है कि सदैव शुद्ध यानी शुद्ध रक्त किसमें परिसंचरण करता है। पहला है सिराएं, दूसरा नलिकाएं, तीसरा लसिका, चौथा धमनियां। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा। हमेशा शुद्ध रुधिर रक्त कहाँ पर निकलेगा या किसमें बहेगा, तो बताइएगा भाई फटाफट कमेंट करके क्या आंसर आ जाएगा इसका। बताइएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा कि सदैव शुद्ध रुधिर परिसंचरण करती है सिराएं, नलिकाएं, लसिका वाहिनियों या धमनियों में। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। किसमें बहता है रक्त शुद्ध, आपका बहता है शुद्ध रक्त धमनियों में। किसमें बहता है दोस्तों, धमनियों में बहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों आपको बताना है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। पहला है 60%, दूसरा 70%, तीसरा 80%, चौथा 90%। तो बताइएगा दोस्तों कितना होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, बताइएगा भाई कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 90%। करण ठाकुर जी 90% होता है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों कि भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको बताना है जो भ्रूणी अवस्था होती है उसमें आरबीसी का निर्माण किसमें होता है। पहला यकृत, दूसरा अस्थियों, तीसरा अमाशय, चौथा प्लीहा। तो बताइएगा भाई किसमें होता है। बताइएगा दोस्तों फटाफट किसमें होता है। भ्रूणी अवस्थाओं में आरबीसी का निर्माण किसमें होता है। तो दोस्तों भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा दोनों में होता है। यकृत और प्लीहा दोनों में होता है। जय हिंद सभी को। फटाफट क्लास में जुड़ जाइएगा, शेयर करिएगा क्लास को, लाइव आइएगा फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल इसी क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों बताइएगा मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो बता दीजिएगा दोस्तों कितना होता है मानव रुधिर का पीएच मान। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 7.2, दूसरा है 7.8, तीसरा है 6.6, चौथा है 7.4। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है।
मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होती है? पहला है 11.5, दूसरा 12.5, तीसरा 13.5, चौथा 14.5। तो बताइएगा भाई कितनी होती है? 100 मिलीलीटर रक्त में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो बताइएगा भाई कितना होना चाहिए जाके आपका शरीर का स्तर सामान्य बना रहे। तो बताइएगा भाई कितना होना चाहिए इसका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? फटाफट कमेंट करिएगा यार, कमेंट नहीं आ पा रही है आप लोगों की। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना 14.5 ग्राम, यानी 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 14.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा आरबीसी, चौथा डब्ल्यूबीसी। तो बताइएगा भाई फटाफट कमेंट करके क्या आंसर आ जाएगा? बताइएगा फटाफट कमेंट करके क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो बता दीजिएगा दोस्तों फटाफट क्या आंसर आ जाएगा इसका? फटाफट बता दीजिएगा क्या आ जाएगा आंसर इसका? बताओ दोस्तों फटाफट। तो क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? हीमोग्लोबिन आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? दोस्तों आपको बताना है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। पहला है स्टीफन हॉल्स ने, दूसरा विलियम हार्वे ने, तीसरा स्टार्लिंग ने, चौथा लैंड स्टीनर ने। तो बताइएगा भाई किसने की थी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा भाई किसने की थी? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त ले लाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती हैं? जो शरीर के अंगों से आपको हृदय तक रक्त लाके देती है उन्हें क्या कहा जाता है? फटाफट बता दीजिएगा भाई क्या कहा जाता है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को? बताइएगा भाई फटाफट कमेंट करके। क्या कहा जाएगा? शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहला जाएंगी? पहला है आपका सिराएं, दूसरा फुफ्फुस सिराएं, तीसरा धमनियां, चौथा फुफ्फुस धमनियां। तो क्या आ जाएगा? शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां सिराएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? सिराएं कहलाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में रुधिर बैंक की तरह कार्य कौन सा अंग करता है? यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पहला है आपका यकृत, दूसरा प्लीहा, तीसरा अस्थि मज्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट बता दीजिएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो आपका प्लीहा करता है। क्या करता है? प्लीहा करता है। कौन करता है दोस्तों? प्लीहा करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। फटाफट बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पहला थायराइड, दूसरा यकृत,
तीसरा पिट्यूटरी, चौथा त्वचा। तो बता दीजिएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। बताइएगा दोस्तों फटाफट आंसर क्या जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड, यकृत, पिट्यूटरी या त्वचा। तो कौन सी होती है दोस्तों, यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यकृत हो जाएगा दोस्तों आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, पेप्सिन नामक एंजाइम का स्त्राव, पेप्सिन नामक एंजाइम का स्त्राव होता है, पहला पेट से, दूसरा मुख गुहा से, तीसरा आहार नाल के अंतिम सिरे से, चौथा सभी जगहों से। तो बताइएगा भाई पेप्सिन का कहां से होता है, पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव कहां से होता है, पहला पेट से, दूसरा मुख गुहा से, तीसरा आहार नाल के अंतिम सिरे पर, चौथा सभी जगहों पर। तो कहां से होता है दोस्तों पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव, कहां से हो जाएगा पेप्सिन नामक एंजाइम का स्त्राव। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों पेट से, क्योंकि पेट कहाँ है, पेट में आमाशय है। तो ये यहाँ पे अगर ऑप्शन आमाशय दे दे तो भी सही है और पेट दे दे तो भी सही है। आई बात समझ में दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा ट्रिप्सिन, चौथा इमाइलेज। तो बताइएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा एंजाइम होगा, लार में पाया जाने वाला। बताइए भाई लार में पाया जाने वाला एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन, ट्रेप्सिन और इमाइलेज। तो बताइएगा क्या आ जाएगा दोस्तों, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों बताना है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम। तो लार में पाया जाता है इमाइलेज, इमाइलेज और टाइलिन दोनों पाए जाते हैं लार में। क्या, इमाइलेज और टाइलिन दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मसूड़ों से रक्त स्त्राव को निम्न में से कौन कौन रोकता है, मतलब मसूड़ों से जब खून निकलता है तो उसको निम्न में से कौन रोकता है, पहला निकोटिनामाइड, दूसरा टाइलिन, तीसरा एस्कॉर्बिक अम्ल, चौथा विटामिन बी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, फटाफट बताना है क्या आंसर आ जाएगा कि मसूड़ों से रक्त को निम्न में से कौन रोकता है। तो बताइएगा दोस्तों कौन रोकता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन रोकता है, मसूड़ों में से रक्त आता है उसको, मसूड़ों से जो रक्त आता है उसको कौन रोकता है, फटाफट बताइएगा दोस्तों कौन रोकता है। तो ये रोकता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन रोकता है, एस्कॉर्बिक अम्ल रोकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क का भार लगभग होता है, दोस्तों आपको मानव के मस्तिष्क का भार बताना है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग होता है, पहला ऑप्शन है आपका 400 ग्राम, दूसरा 1400 ग्राम, तीसरा 140 ग्राम, चौथा 1800 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का भार कितना हो जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइएगा मानव मस्तिष्क का भार कितना हो जाएगा। तो मानव मस्तिष्क का भार हो जाएगा दोस्तों 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का भार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की इकाई माना जाता है, दोस्तों आपको बताना है तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे माना जाता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे माना जाता है, पहला नेफ्रॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा आरबीसी, चौथा है कोशिका को। तो बताइएगा भाई तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे माना जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे माना जाता है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन को माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों, न्यूरॉन को, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र किसे कहते हैं, जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है, पहला है आपका हाइपोथैलेमस, दूसरा डाइनेसेप्लान, तीसरा अनुमस्तिष्क, चौथा पोन्स। तो बताइएगा भाई क्या आ जाएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रक केंद्र क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रक केंद्र कौन सा हो जाएगा।
मनुष्य के शरीर का ताप नियंत्रक केंद्र क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर का ताप नियंत्रक केंद्र, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस। कौन हो जाएगा दोस्तों? हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइपोथैलेमस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवों में संवेदनाओं का संवहन करने वाला ऊतक, जीवों में संवेदनाओं का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? पहला है आपका उपकला ऊतक, दूसरा लसिका ऊतक, तीसरा तंत्रिका ऊतक, चौथा संयोजी ऊतक। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? फटाफट बताइएगा। जीवों में संवेदनाओं का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा ऊतक हो जाएगा दोस्तों? ये आपके पास चार ऑप्शन है, बताइएगा। जीवों में संवेदनाओं का संवहन करने वाला ऊतक, बताइएगा फटाफट भाई। तो ये हो जाएगा आपका तंत्रिका ऊतक। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। जीवों में संवेदनाओं का करने वाला ऊतक कौन सा हो जाएगा आपका? तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर संतुलन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ना, शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा सेरिबेलम, चौथा मेरुरज्जु। तो बताइएगा भाई फटाफट, आंसर क्या आ जाएगा? शरीर संतुलन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और सेरिबेलम या मेरुरज्जु। तो बता दीजिएगा भाई किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, शरीर में बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है शरीर में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपका प्रामस्तिष्क, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा हाइपोथैलेमस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भाई शरीर में चतुराई, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा हो जाएगा? शरीर में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है शरीर में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आपका बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क को ही बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है मानव मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण कौन सा होगा। पहला है आपका तंत्रिका कोशिका, दूसरा है मुर्गी का अंडा, तीसरा शुतुरमुर्ग का अंडा, चौथा माइकोप्लाज्मा। तो बताइएगा भाई फटाफट कि सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण क्या होगा। सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो बताइएगा दोस्तों सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तंत्रिका कोशिका। यानी सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा गैलेक्सेप्टिकमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, है ना। तो ये आपको बताना है कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। पहला 12 जोड़ी, दूसरा 31 जोड़ी, तीसरा 25 जोड़ी, चौथा 33 जोड़ी। तो बताइएगा भाई मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। बताइएगा 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 25 जोड़ी या 33 जोड़ी। तो बताइएगा भाई कितनी पाई जाती है कपाल में। तो कपाल में पाई जाती है दोस्तों 12 जोड़ी, और नॉर्मल कितनी हो जाती है? 24। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है? पहला है 12 जोड़ी, दूसरा 31 जोड़ी, तीसरा 25 जोड़ी और चौथा 33 जोड़ी। तो बताइएगा भाई कितनी जोड़ी पाई जाती है मानव शरीर में, कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो बताइएगा भाइयों क्या आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। पहला है 12 जोड़ी, दूसरा 31 जोड़ी, तीसरा 25 जोड़ी, चौथा 33 जोड़ी। तो कितना पाई जाता है दोस्तों?
तो ये पाया जाता है 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति पाई जाती है ना? तो बात दोस्तों बताना है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनरुद्भवन की शक्ति पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आपके पास मस्तिष्क कोशिका, दूसरा पेशी कोशिका, तीसरा अस्थि कोशिकाएं, चौथा यकृत कोशिकाएं। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा इसका? फटाफट बताइएगा कितना आंसर आ जाएगा, यानी कौन सा आ जाएगा कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा तो आपकी यकृत में पाई जाती है और सबसे कम पाई जाती है आपकी मस्तिष्क कोशिकाओं में। किसमें पाई जाती है सबसे कम? मस्तिष्क कोशिकाओं में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? मतलब प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? पहला प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, तीसरा कशेरुकी रज्जु में, चौथा तंत्रिका कोशिका में। तो बताइएगा भाई फटाफट क्या आ जाएगा कि मानव मस्तिष्क या प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या हो जाएगा? बताइएगा भाई कि जो आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं होता है उनका नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो बताइएगा भाई किसे कहा जाता है फटाफट? तो ये कहा जाता है दोस्तों कशेरुक रज्जु को। किसको कहा जाता है? कशेरुक रज्जु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है? दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सी बीमारी है जो हवा प्रदूषण के द्वारा होती है। आपको बताना है कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के द्वारा होती है। पहला है ल्यूकेमिया, दूसरा अस्थमा, तीसरा है रेह्यूमेटिज्म, चौथा गोइट्री। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा, कौन सी बीमारी हो जाएगी? कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है? पहला है ल्यूकेमिया, दूसरा अस्थमा, तीसरा रेह्यूमेटिज्म, चौथा है गोइट्री। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो आपका अस्थमा है, जो बीमारी है वह हवा प्रदूषण के कारण फैलती है। किसके कारण? हवा प्रदूषण के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इरॉक्सिन की कमी, इरॉक्सोन की कमी से होने वाला रोग है। इरेक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पहला मधुमेह, दूसरा घेंगा, तीसरा अतिमूत्रता, चौथा मलेरिया। बताइएगा भाई, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। इरॉक्सिन की कमी से, है ना, इरेक्सिन या थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। तो थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा होता है। कौन सा होता है? घेंगा रोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। पहला एड्स, दूसरा छोटी माता, तीसरा गलसुआ, चौथा मधुमेह। तो कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है दोस्तों, बताइएगा फटाफट। कमेंट करिएगा भाई फटाफट, कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है इनमें से? बताइएगा फटाफट कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? मधुमेह। मधुमेह एक संक्रामक बीमारी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है? पहला है पोलियो, दूसरा दाद, तीसरा हैजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो बताइएगा दोस्तों कौन सा रोग कवक के कारण होता है। फटाफट बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? बताइएगा दोस्तों कौन सा रोग हो जाएगा कवक के कारण? तो ये हो जाएगा आपका दाद। जो दाद होता है ये कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? कवक के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों आपको बताना है कि जो पायरिया रोग होता है वह किस अंग को प्रभावित करता है। पायरिया किस अंग को प्रभावित करता है? पहला आंख, दूसरा आंत, तीसरा यकृत, चौथा मसूड़े। तो बताइएगा भाई पायरिया किसको
प्रभावित करता है? पायरिया किस जो पायरिया रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंख, आंत, यकृत या मसूड़े? तो बता दीजिएगा भाई क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा आपका मसूड़े। किसको प्रभावित करता है? मसूड़ों को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह बीमारी कौन सी है जिनके जीन गुणसूत्रों पर अवस्थित होते हैं? वह बीमारी कौन सी है जिनके जीन गुणसूत्रों पर अवस्थित होते हैं? पहला है एनीमिया, दूसरा मलेरिया, तीसरा स्कर्वी, चौथा रंग अंधापन। बताइएगा भाई फटाफट। वह बीमारी कौन सी है जिनके जीन गुणसूत्रों पर अवस्थित होते हैं? तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका? इसका आ जाएगा रंग अंधापन, यानी वर्णांधता जिसको बोला जाता है, वो गुणसूत्रों पर होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो निम्न में से किसको प्रभावित करता है? थैलेसेमिया एक ऐसा रोग है जिसको किसको प्रभावित करता है? पहला है खून, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है दिल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भाई थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है, यह किसको प्रभावित करता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा यह किसको प्रभावित करता है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा यह किसको प्रभावित करता है। थैलेसेमिया वंशानुगत रोग है तो ये खून को प्रभावित करता है। किसको पड़ता है? खून को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काली खांसी, काली खांसी का विकल्प है। दोस्तों आपको बताना इनमें से काली खांसी का विकल्प कौन सा है? काली खांसी विकल्प है तो बताइएगा भाई क्या? वूपिंग क्रेन, प्लूरिसी, आर्थराइटिस या पटयूसिस? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो इसका हो जाएगा काली खांसी का परट्यूसिस, परट्यूसिस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या है? दोस्तों जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है वह किस पौधे से बनाई जाती है? पहला है नीम, दूसरा यूकेलिप्टस, तीसरा दालचीनी, चौथा सिनकोना। तो बताइएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट बता दीजिएगा क्या आंसर आ जाएगा। मलेरिया की दवा किस पेड़ से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है दोस्तों आपके सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। पहला ऑप्शन है विषाणु से, दूसरा कवक से, तीसरा शैवाल से, चौथा बैक्टीरिया से। तो बताइएगा दोस्तों इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो बताइएगा इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, कवक के कारण, शैवाल के कारण या बैक्टीरिया के कारण? इन्फ्लुएंजा रोग, तो इन्फ्लुएंजा होता है दोस्तों आपका विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्तलाप्ता रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों आपको बताना है रक्तप्लाह रोग किसकी कमी से होता है। पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा आयोडीन, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। तो बताइएगा भाई किसकी कमी से होता है रक्तलाप्ता रोग? तो दोस्तों ये होता है आपके लोहे की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। दोस्तों आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। कौन सा जीवाणु जनित रोग? पहला एड्स, दूसरा मलेरिया, तीसरा टिटनेस, चौथा चेचक। तो बताइएगा निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा? निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एड्स, है ना? जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक एड्स बता रहा है ना, एक मलेरिया बता रहा है ऑप्शन में, दूसरा है टिटनेस, चौथा है चेचक। विषाणु जनित रोग, तो विषाणु जनित रोग हो जाएगा दोस्तों आपका टिटनेस। टिटनेस है जो विषाणु जनित रोग है। आई बात समझ में डियर वर्दी इन लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अंतः स्त्रावी ग्रंथि वृद्धावस्था में निष्क्रिय हो जाती है?
दोस्तों बताना है कि बुढ़ापे में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नष्ट हो जाती है। पहला एड्रिनल, दूसरा पीनियल, तीसरा थाइमस, चौथा प्यूस। तो बताइएगा भाई, फटाफट बताइएगा कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में नष्ट हो जाती है। बताइएगा भाई कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में नष्ट हो जाती है। कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये आ जाएगा निम्न में से जीवाणु जनित रोग है तो टीटनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धावस्था में निष्क्रिय हो जाती है। तो ये आ जाएगा आपका थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों, थाइमस ग्रंथि। जय हिंद भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पहला है एड्रिनल, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है थायराइड, चौथा है यकृत। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो बताइएगा भाई अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है। निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो बताइएगा भाई कौन सी नहीं है। तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है ना। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा। पहला है स्कर्वी, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है बेरी, चौथा है बांझपन। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बेरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो बेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बिना बूझा चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिना बूझा चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है बिना बूझे का रासायनिक सूत्र। बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो बताइएगा भाई, पहला है CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा है CaO, तीसरा है CaCO3, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भाई क्या आ जाएगा, बिना बूझे चूने का सूत्र क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा, CaO। ये बिना बूझे चूने का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। दोस्तों पूछा है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। पहला है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा भाई कौन सा आंसर आ जाएगा परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों होते हैं परमाणु के नाभिक में क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेगिस्तान में मृग तृष्णा किसका कारण है। रेगिस्तान में मृग तृष्णा किसका कारण होती है। पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा व्यतिकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिएगा रेगिस्तान में मृग तृष्णा किसका कारण है, बताइएगा फटाफट। तो दोस्तों ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन ऊन किससे प्राप्त होती है। दोस्तों आपको बताना है ऊन किससे प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा गाय, तीसरा भैंस, चौथा भेड़। तो ऊन किससे प्राप्त होती है दोस्तों, तो ऊन आपकी प्राप्त होती है भेड़ से। किससे प्राप्त होती है ऊन, भेड़ से प्राप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। दोस्तों आपको बताना है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। पहला है 78%, दूसरा 21%, तीसरा 0.03%, चौथा 46%।
तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, सभी को पता है 21%। कितनी हो जाएगी, 21% हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें कहाँ से ऊर्जा मिलती है, दोस्तों आपको बताना है हमें कहाँ से ऊर्जा मिलती है। पहला है आपका सूर्य, दूसरा पृथ्वी, तीसरा मछली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें कहाँ से ऊर्जा मिलती है। हमें कहाँ से ऊर्जा मिलती है, पहला सूर्य, दूसरा पृथ्वी। तो हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है, सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो शीतल यानी ठंडे पदार्थ होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। शीतल पेय में कौन सी गैस भरी जाती है, तो शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधन क्या है, दोस्तों आपको बताना है प्राकृतिक संसाधन क्या है। जल, वन, पवन और ये सभी। तो बताइएगा प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल, वन, पवन, सभी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों प्राकृतिक संसाधन में, तो ये आ जाएगा दोस्तों पवन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीवित बच्चे पैदा करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। जीवित बच्चे पैदा करने वाले, हाँ भाई आल में भी आता है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो पवन हो जाएगा। बाकी होते सभी है प्राकृतिक संसाधन। है पानी कहाँ से मिला है, प्राकृतिक है। जल कहाँ से आया, प्राकृतिक है ना। जीवित बच्चे पैदा करने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, दोस्तों आपको बताना है जीवित बच्चे पैदा करने वाले बच्चे जो जंतु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों सजीव। सजीव यानी जीवन वाले, तो ये जीवित प्रजक कहा जाएगा। क्या हो जाएगा, सजीव प्रजक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी से होता है। रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी से होता है, तो बताएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी से हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है। दोस्तों आपको बताना है दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है। दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है। पहला है लैक्टिक अम्ल, दूसरा ओलिक अम्ल, तीसरा कैसीन प्रोटोन, चौथा फार्मिक अम्ल। तो बताइएगा भाई दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के जमने पर आयतन, अगर किसी बोतल में पानी भर दिया उसको जमा देंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी के जमने पर आयतन बढ़ जाएगा। क्या हो जाता है, आयतन बढ़ता है। पानी का जमने पर आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है। तो रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों, पहला है पीसीकल्चर, दूसरा सेरीकल्चर, तीसरा साइटोलॉजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसमें किया जाता है, सेरीकल्चर में किया जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन किसमें किया जाएगा दोस्तों, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर में, है ना भाई। ए ऑप्शन नहीं आएगा भाई, सी आएगा। किसमें किया जाता है, सेरीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों बताना है पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? पहला है आपका हृदय, दूसरा आमाशय, तीसरा यकृत, चौथा छोटी आंत। तो बता दीजिएगा भाई किस अंग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका भाई यकृत से। पीलिया में क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है दोस्तों? पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 1 दिसंबर, दूसरा 7 अप्रैल, तीसरा 10 दिसंबर, चौथा 5 जून। तो कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परावर्तित होते हैं? पाचन हो जाता है उसके बाद में जो प्रोटीन होता है वह किसमें परिवर्तित मतलब बदल जाता है। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा वसा, चौथा एमिनो एसिड। तो किसमें हो जाएगा दोस्तों बताइएगा फटाफट। तो ये बदल जाता है दोस्तों आपका एमिनो एसिड में। किसमें बदल जाता है? डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? एलपीजी गैस सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? पहला है इथेन और ब्यूटेन, मीथेन और ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। तो बता दीजिएगा दोस्तों कौन सा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल सही डी, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। प्रोपेन तथा ब्यूटेन पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में रक्त भार का कितना प्रतिशत होता है? यानी मानव रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? पहला है 14%, दूसरा 7%, तीसरा 90%, चौथा है 1%। तो कितना होता है दोस्तों फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कितना होता है। 7% होता है। बिल्कुल भाई चौधरी जी बिल्कुल सही, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे किस रूप में निकलती है? दोस्तों आपको डियर वर्दी भाई 7 आए, आप ए ऑप्शन बता रहे हो यार, है ना। इसका क्या आ जाएगा भाई? मनुष्य में 14% नहीं होता है ना, 7% होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है भाई? तो ये निकलती है इलेक्ट्रॉन के रूप में, या अल्ट्रासोनिक, या न्यूट्रॉन, या एक्स किरणों के रूप में। तो बता दीजिएगा भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके रूप में निकलती है? तो ये निकलती है एक्स किरणों के रूप में। किस किरणों के रूप में? एक्स किरणों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति का सूत्र क्या है? गति का सूत्र क्या है? दोस्तों आपको बताना है गति का सूत्र क्या हो जाएगा। तो समय बटे दूरी बटे समय। चाल क्या होती है? गति मतलब, तो दूरी बटे समय हो जाएगी। गति का सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? है ना, दी ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पहला है लेमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है ओमरिन, चौथा है डकेले। तो किसने लिखी थी दोस्तों? लेमार्क ने लिखी थी या डार्विन ने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। कौन सी? दी ओरिजिन ऑफ स्पीच। ठीक है दोस्तों, जिसने ए बताया वही नहीं आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा हरा, चौथा बैंगनी। तो बता दीजिएगा दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा। कौन सा रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लाल रंग का। जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग का सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगवाना पड़ता है?
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगवाना पड़ता है? पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, तीसरा समतल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लगवाना पड़ता है दोस्तों? निकट दृष्टि अवतल लेंस। कौन सा लेंस निकट दृष्टि में? अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल नहीं आएगा भाई, अवतल लेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन सा है? दोस्तों हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन सा है? पहला है आपका प्रोटियम, दूसरा टाइट्रियम, तीसरा ड्यूटेरियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम समस्थानिक होता है वह सबसे भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? या लेंस किस कांच से बना होता है? पहला पायरेक्स कांच, दूसरा सोडा कांच, तीसरा फ्लिंट कांच, चौथा क्रूक्स कांच। तो बता दीजिएगा भाई क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका फ्लिंट कांच से बने। किससे बने होते हैं लेंस? फ्लिंट कांच से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना है। रात्रि में तारे किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा परावर्तन, चौथा व्यतिकरण। तो बता दीजिएगा भाई क्या आ जाएगा फटाफट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या व्यतिकरण। तो ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो ये टिमटिमाते हैं अपवर्तन की घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने की इकाई है। दोस्तों विभवांतर मापने की इकाई क्या हो जाएगी? पहला ऑप्शन है अमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा बैरोमीटर, चौथा फेदोमीटर। विभवांतर मापने की इकाई है अमीटर, वोल्ट मीटर, बैरोमीटर और फेदोमीटर। तो क्या आ जाएगा दोस्त? वोल्ट मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? विभवांतर को किस में मापा जाता है? वोल्ट मीटर में मापा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी का पहला तत्व है। दोस्तों आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होगा? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों आपको बताना है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का पहला ऑप्शन है KMnO4, दूसरा HCl, तीसरा H2SO4, चौथा HNO3। तो बताइएगा भाई क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र? सभी को पता होगा पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश में किसका प्रभाव होता है? आवेश में किसका प्रभाव होता है? दोस्तों बताना है आवेश में किसका प्रभाव होता है। पहला है प्रोटॉन, दूसरा कण, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा आवेश में किसका प्रभाव होता है? बताइएगा आवेश में किसका होता है? आवेश में किसका होता है? प्रोटॉन का, कण का, इलेक्ट्रॉन का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है दोस्तों क्या? आवेश में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश में क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? पहला ऑप्शन है थर्मामीटर, दूसरा अल्टीमीटर, तीसरा फेदोमीटर, चौथा बैरोमीटर। तो वायु दाब किससे मापा जाएगा दोस्तों? वायु दाब किससे मापा जाता है? फटाफट बताइएगा वायु दाब किससे मापा जाता है? पहला थर्मामीटर, दूसरा अल्टीमीटर,
तीसरा फेदोमीटर और चौथा बैरोमीटर। तो वायु दाब मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सिलिटेंट्रा के प्रमुख उदाहरण है। संघ सिलिटेंट्रा के प्रमुख उदाहरण क्या क्या है? तो बताइएगा दोस्तों क्या क्या है। संघ सिलिटेंट्रा के प्रमुख उदाहरण हैं। संघ सिलिटेंट्रा के प्रमुख उदाहरण है, पहला हाइड्रा, दूसरा मूंगा, तीसरा सभी, चौथा जेलीफिश। है ना, ये डी ऑप्शन यहाँ का यहाँ ऊपर नीचे हो गया है, तो डी ऑप्शन है आपका सभी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये सभी वाला। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। संघ सेलिमेंट्रा के प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों आपको बताना है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा अवकरण, तीसरा द्रव्यमान, चौथा अवशोषण। तो क्या कहलाएगा दोस्तों? फटाफट बताइएगा। लोहे पर जंग लगना किसके कारण होता है? क्या कौन सी प्रक्रिया के कारण होता है? बताइएगा फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि है। पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि है, पहला है प्रभाजी आसवन विधि, दूसरा आसवन विधि, तीसरा कण द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भाई, किस विधि द्वारा पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है? किस विधि द्वारा पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है? किस विधि द्वारा पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि। किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? जो पटाखे होते हैं उसमें हरा रंग किसके कारण होता है? पहला है बेरियम के कारण, दूसरा केरोटीन के कारण, तीसरा टेफ्लॉन के कारण, चौथा सभी के कारण। तो बताइएगा भाई फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण, केरोटीन के कारण, टेफ्लॉन के कारण या सभी? तो किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है। दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला होता है आपका मसूड़ों से संबंधित, दूसरा मधुमेह, तीसरा रात का अंधत्व, चौथा नपुंसकता। तो बताइएगा भाई क्या हो जाएगा फटाफट। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा हो जाएगा? बताइए, विटामिन ए की कमी से हाल कहाँ से हो जाएगा भाई? रात का अंधत्व, है ना। विटामिन ए की कमी से रात का अंधत्व रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों आपको बताना है पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पहला डेंगू, दूसरा चिकनगुनिया, तीसरा प्लेग, चौथा रेबीज। तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाएगी दोस्तों आपको? बताइएगा फटाफट। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है दोस्तों आपकी रेबीज। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा
CaOH का होल ट्वाइस CaO, D2O, H2O। तो क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र? तो ये हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों आपको बताना है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है। पहला है तांबा तथा टिन, दूसरा तांबा प्लस जस्ता, तीसरा लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकिल, चौथा है तांबा जस्ता और निकिल। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, फटाफट बताइएगा कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस जस्ता, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकिल, चौथा तांबा जस्ता और निकिल। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका? लोहा क्रोमियम और निकिल, ये स्टेनलेस स्टील बनाते हैं मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है ना? विस्थापन परिवर्तन की दर या वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो बताइएगा भाई, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? त्वरण, वेग, शक्ति और बल। तो बताइएगा भाई क्या कहलाएगी विस्थापन के परिवर्तन की दर? ये कहलाएगी आपकी वेग। क्या हो जाएगा दोस्तों? वेग। वेग परिवर्तन की दर विस्थापन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC का अन्य नाम। CFC को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बताना है CFC को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला मार्स गैस, दूसरा हास्य गैस, तीसरा फ्रीऑन, चौथा भूरी गैस। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा? बताइएगा भाई क्या आंसर आ जाएगा कि CFC गैस का अन्य नाम क्या है? मार्स, हास्य गैस, फ्रीऑन या भूरी गैस? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रीऑन हो जाएगा। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या बोला जाता है? फ्रीऑन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फ्रीऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? दोस्तों बताना है कि जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा अमोनिया, तीसरा क्लोरीन, चौथा प्रभाजी आसवन। तो बताइएगा भाई जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? फटाफट बताइएगा। तो जल को शुद्ध किया जाता है क्लोरीन से। किससे किया जाता है दोस्तों? क्लोरीन से किया जाता है। किससे किया जाता है? क्लोरीन गैस से किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? दोस्तों आपको बताना है सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? पहला है कशेरुकी, दूसरा स्तनधारी, तीसरा उभयचर, चौथा सरीसृप। तो बताइएगा सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं दोस्तों? सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? ये किस में आते हैं भाई? सरीसृप वर्ग में आते हैं। सांप किस वर्ग में आते हैं? सरीसृप वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? सरीसृप वर्ग में आते हैं। सांप किस में आते हैं? सरीसृप वर्ग में आते हैं। थैंक यू दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। कल इसी टाइम वापस आपके लिए साइंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से वो लेके आऊंगा मैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।